हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में डिस्कशन कर लिया था बेंजल्डिहाइड का, यानी एरोमेटिक एल्डिहाइड में मैंने आपको बेंजल्डिहाइड पढ़ा दिया था। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड में मैंने आपको बेंजल्डिहाइड पढ़ा दिया था। उसके बाद क्या होगा कि अब आपको जो अगला टॉपिक इस चैप्टर में मिलता है वो होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल और उनके व्युत्पन्न यौगिक। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, इनको बनाने की विधियां, इनके रासायनिक गुण और उपयोग, तो इन बातों का डिस्कशन करना होगा। सबसे पहले देखिएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो डिफिनेशन देखिए क्या लिखी है कि जब किसी एल्किल या एरिल समूह, तो एल्किल समूह या एरिल समूह है ना, के साथ COOH, ये ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है। तो COOH समूह जुड़ा होता है तो उसे कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। यानी जब किसी एल्किल समूह या एरिल समूह के साथ, एरिल का मतलब है एरोमेटिक, जो एरोमेटिक ग्रुप होता है उसके साथ COOH ग्रुप लगा हुआ हो। और एल्किल समूह क्या होता है, वो एलिफेटिक होता है, जैसे R के तौर पर है। तो यहां पर देखिएगा एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं, एक जनरल एग्जाम्पल जैसे ले लें, जैसे मैंने लिख लिया यहाँ पर R क्या है, एल्किल समूह, इसके साथ क्या किया, COOH लगा दिया, तो ये क्या करेगा, कहलाएगा। तो ये कंपाउंड जो लिखा हुआ है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। R का मतलब है तो एल्किल समूह हो सकता है या फिर एरिल समूह हो सकता है। R का मतलब क्या है, R का मतलब है कि या तो एल्किल समूह हो सकता है ना, और या फिर एरिल समूह। ठीक, तो R दोनों में से कोई भी हो सकता है, R एल्किल समूह भी हो सकता है, एरिल समूह भी। फिर देखिएगा अगर मान ले जैसे यहाँ पर अगर एल्किल समूह ले ले, एल्किल समूह का मतलब जैसे CH3 C2H5, तो ये हो गया जैसे CH3 COOH। देखिए R की जगह पर CH3 ले लिया तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका नाम है एसिटिक अम्ल। तो केवल जनरलाइज समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि R की जगह पर एल्किल समूह ले लिया तो ये बन गया आपका एल्किल कार्बोक्सिलिक अम्ल। अभी एरिल समूह ले लीजिए, और एरिल समूह का मतलब क्या है, जैसे बेंजीन रिंग है ना, तो बेंजीन रिंग में जैसे देखिएगा, जैसे ये ले लिया जाए, ये जैसे आपकी है, ये बेंजीन रिंग है और इसमें कहीं पर भी आप COOH लगा दीजिए, तो यहां पर ये क्या है, ये एरिल समूह है और उसके साथ COOH लग गया है ना। तो एरिल समूह के साथ COOH लग गया तो ये आपका है क्या है, एरिल कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना, जिनके नाम तो अलग अलग अभी पढ़ेंगे आगे चल के। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से जनरल डिफिनेशन थी कि एल्किल समूह या एरिल समूह। एल्किल समूह का मतलब है जैसे CH3 C2H5 C3H7, ये सब आपके एरिल समूह होते हैं, एल्किल समूह होते हैं। इनके साथ COOH लग गया तो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। कोई एरिल समूह आ जाए जैसे बेंजीन रिंग है, इसके साथ COOH लग गया तो ये भी आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना। तो इस प्रकार से जनरल जो रिप्रेजेंट करने का मतलब होता है कार्बोक्सिलिक अम्लों को, वो होता है। उसके बाद एक चीज और देखिएगा, जैसे यहां पर RCOOH है ना, ये देखिए, तो इस समूह के अंदर, यानी ये जो RCOOH लिखा हुआ है इसको ध्यान से देखिएगा, COOH समूह के अंदर देखिए इसके अंदर दो समूह होते हैं। एक आपका कार्बोनिल समूह होता है जो कि ऐसे लगा हुआ है, या इसको आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि COOH और इधर आपका R। ये देखिए, तो RCOOH, इसी चीज को मैंने ऐसे लिख दिया। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर दो प्रकार के समूह पाए जाते हैं। कौन कौन से, तो पहला है कार्बोनिल समूह, ये वाला समूह कौन सा है, ये समूह जितना है वो है आपका कार्बोनिल समूह है ना। यानी CO क्या है इसके अंदर, कार्बोनिल समूह। OH क्या है इसके अंदर, ये देखिए, तो OH है हाइड्रोक्सिल समूह, ये है आपका हाइड्रोक्सिल
समूह। यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर दो समूह पाए जाते हैं, कौन कौन से? तो एक है आपका कार्बोनिल समूह CO और दूसरा है OH हाइड्रोक्सिल समूह। तो कार्बोक्सिलिक समूह के अंदर दो प्रकार के समूह पाए जाते हैं, एक है कार्बोनिल समूह जो CO होता है, एक होता है हाइड्रोक्सिल समूह जो OH होता है। इसी की वजह से इनकी जो अभिक्रियाएं हैं बहुत ज्यादा हो जाती हैं, क्योंकि इसमें दोनों ग्रुप रिएक्शन करते हैं, कहीं कार्बोनिल समूह पर रिएक्शन होती, कहीं पर हाइड्रोक्सिल समूह की रिएक्शन होती है। इसलिए कार्बोक्सिलिक अम्लों के अंदर बहुत ज्यादा रिएक्शंस आपको देखने को मिलती हैं। ठीक, तो इसी चीज को मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया कि हाइड्रोक्सिल समूह कैसे होता है, कार्बोनिल समूह कैसे होती है। तो ये होती है एक सामान्य जानकारी कार्बोक्सिलिक अम्ल के विषय में, ये आपको थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल के वर्गीकरण का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। चलिए तो डिस्कशन कर लेते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के वर्गीकरण के विषय में। तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। एक तो कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या के आधार पर, यानी कार्बोक्सिलिक जो समूह है COOH समूह कितना है संख्या में, एक है कि दो है कि तीन है। और दूसरा ये होगा कि वो कार्बोक्सिलिक अम्ल जिस कार्बन श्रृंखला से जुड़ी है वो कार्बन श्रृंखला किस प्रकार की है, संतृप्त है या असंतृप्त है। तो चलिए देखते हैं, इसको लिखा हुआ है कार्बोक्सिलिक अम्ल का वर्गीकरण। पहला क्या है, कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या के आधार पर, यानी कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या के आधार पर कार्बोक्सिलिक अम्ल तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला आपका मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल, दूसरा क्या है डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, तीसरा क्या है ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक, तो मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल और ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। उसके बाद कार्बनिक समूह की प्रकृति के आधार पर, तो इसका बाद में डिस्कशन भी कर लेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या क्या है, पहला क्या है मोनो, है ना। तो मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे परिभाषा, तो बिल्कुल जैसा नाम है वैसी ही परिभाषा भी है। मोनो का मतलब है कि ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें केवल एक कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह पाया जाता है या कार्बोक्सिल समूह पाया जाता है, उन्हें मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। तो मोनो में केवल क्या होगा, केवल एक कार्बोक्सिल समूह पाया जाएगा। ठीक, तो एग्जांपल जैसे देखिएगा, लिख देते हैं यहाँ पर एग्जांपल जैसे आपका है HCOOH। देखिए केवल एक कार्बोक्सिल समूह COOH आया इसमें, इसका नाम क्या है, इसका नाम है फार्मिक अम्ल। ये क्या है, फार्मिक अम्ल है। अगला एग्जांपल ले लेते हैं जैसे CH3COOH। ये देखिए यहाँ भी क्या है, एक कार्बोक्सिल समूह है COOH, यानी CH3COOH, एसिटिक अम्ल इसका नाम है। तो ये भी क्या है, मोनो का एग्जांपल है, एक COOH समूह आया है। और एग्जांपल लिखना चाहे तो और भी लिख सकते हैं, जैसे C6H5COOH। ये देखिए इसका नाम क्या है, बेंजोइक अम्ल। तो देखिए इन सभी में क्या है, केवल एक COOH समूह लगा हुआ है। तो ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें केवल एक कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाता है उन्हें मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। सेकंड है आपका डाई, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है, डाई का मतलब क्या होता है, दो। तो ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें दो कार्बोक्सिल समूह पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो डिफिनेशन बिल्कुल आसान है, जैसा नाम है वैसी ही इनकी डिफिनेशन भी है। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे इसके एग्जाम्पल में ले लें, ऐसे COOH यानी COOH क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल है। तो इसका नाम लिख लीजिएगा, ऑक्जेलिक अम्ल इसका नाम है। ठीक, अगला एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर CH2 लगा दिया COOH और ये लगा दिया COOH। ठीक, तो यहाँ भी एग्जाम्पल में क्या है, दो कार्बोक्सिलिक समूह है, इसका नाम क्या है, तो नाम मैं बता देता हूं, इसका नाम है मैलोनिक अम्ल। ठीक, तो ये आपका ऑक्जेलिक अम्ल है ना, और ये आपका मैलोनिक एसिड है। ठीक, तो ऑक्जेलिक अम्ल और मैलोनिक अम्ल ये क्या है, दोनों डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल के उदाहरण हैं। इनमें दो कार्बोक्सिल समूह है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। ठीक, ये दोनों हो गए।
ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो टमाटर वगैरह है, पालक वगैरह है, उनके अंदर ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ठीक, उसके बाद थर्ड है आपका ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ट्राई वाले का भी एग्जांपल इधर लिख देते हैं बढ़ा करके, ट्राई का एग्जांपल लिख देते हैं यहाँ। तो ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक एग्जांपल देखिएगा, जैसे CH2 COOH CHOH COOH CH2 COOH, है ना। ये है आपका सेट्रिक अम्ल, सेट्रिक, है ना। ये देखिए ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल में उदाहरण दे दिया मैंने आपको सिट्रिक अम्ल का। सिट्रिक अम्ल आपका नींबू है, संतरा है ना। इन सभी में क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो देखिए 1 2 3, यहाँ पर 3 कार्बोक्सिलिक समूह हैं। तो ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें 3 कार्बोक्सिल समूह पाए जाते हैं उन्हें ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। तो सभी के एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, नाम सभी के बता ही दिए हैं, आप लिख लीजिएगा। उसके बाद इस साइड में आ जाते हैं संतृप्त और असंतृप्त में। तो यहाँ लिखा कार्बनिक समूह की प्रकृति के आधार पर। तो कार्बनिक समूह की प्रकृति के आधार पर तो पहला बताया गया कि संतृप्त। थोड़ा सा इसको इधर बढ़ा लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि कार्बन श्रृंखला संतृप्त होगी, यानी जिस कार्बन श्रृंखला से जो कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह जुड़ा है उसमें संतृप्तता होगी, यानी वो कार्बन श्रृंखला संतृप्त होगी, उसमें केवल सिंगल बॉन्ड होगा। जैसे देखिएगा CH3 COOH, ये देखिए सिंगल बॉन्ड, इसका क्या नाम है? एसिटिक अम्ल। अभी बताया है पीछे, यहाँ पर आया हुआ था, तो एसिटिक अम्ल आ जाएगा। और भी लिखना चाहें तो C6H5COOH, ये एसिटिक अम्ल हो गया। ये देखिए सेकेंड एग्जांपल प्रोपेनोइक अम्ल। तो पहला एसिटिक अम्ल हो गया, दूसरा है आपका प्रोपेनोइक अम्ल। तो ये सभी क्या है? संतृप्त वाले। संतृप्त का मतलब ये है कि इनमें कहीं पर डबल बॉन्ड नहीं आएगा। अगर इनकी संरचना ओपन करके बनाया जाए तो इनमें सभी में क्या है? सिंगल बॉन्ड। ठीक, इधर देखिएगा असंतृप्त में CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH, है ना। एक्राइलिक अम्ल कहते हैं इसको। ठीक, तो यहां पर लिख देते हैं एक्राइलिक, है ना, एक्राइलिक अम्ल। ठीक, तो यहां लिख देते हैं एक्राइलिक अम्ल कहा जाता है इसको। देखिए यहाँ पर क्या आया? डबल बॉन्ड आया है। तो ये संतृप्त हो गया और ये हो गया आपका असंतृप्त। हालांकि ये उतने ज्यादा नहीं पूछे थे संतृप्त असंतृप्त, लेकिन इधर से क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए, इसके विषय में आना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का इस प्रकार से 2 प्रकार से वर्गीकरण कर दिया जाता है। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल को थोड़ा से आईपीएससी नाम, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल के आईयूपीएससी नामकरण के विषय में थोड़ा बहुत डिस्कशन मैं आपसे कर लेता हूं। चलिए, तो यहां पर क्या है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के आईपीएससी नामनक्लेचर के विषय में बात करते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों के आईपीएससी नामकरण में, अब देखिए इनके आईपीएससी नामकरण में एक जो जनरलाइज टर्म यूज किया जाता है, इनका जो सफिक्स होता है, जो अनुलग्न होता है, वो होता है ओइक एसिड, है ना, ओइक अम्ल, है ना। लास्ट में ओइक अम्ल या इंग्लिश में ओइक एसिड जोड़ दिया जाता है। तो किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल के लास्ट में जो उसका सफिक्स है ओइक एसिड जोड़ करके आईपीएससी नाम बना दिया जाता है। तो देखिएगा, जैसे एग्जांपल यहां पर ले लेते हैं। जैसे पहला आपका HCOOH, है ना, HCOOH। तो एक कार्बन से क्या होगा? मेथ, इसके अंदर एक ही कार्बन है, तो मेथ, एक कार्बन से मेथ। आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में भी आईपीएससी नामनक्लेचर में कार्बन की नंबर्स को कौन कौन से नाम दिए जाते हैं। अगर एक कार्बन तो मेथ, 2 कार्बन तो एथ, 3 कार्बन तो प्रोप, 4 कार्बन तो ब्यूट, 5 कार्बन तो पेंट। इसी तरीके से जो नंबर ऑफ कार्बन होते हैं उनकी नेमिंग की जाती है, उनको नाम दिया जाता है स्पेशल। ठीक, तो एक कार्बन है तो इसको क्या कहेंगे? मेथेन,
है ना। और इसमें COOH भी है, एक ही कार्बन है और वो भी क्रियात्मक समूह का। तो मेथ प्लस ओइक अम्ल तो बन जाएगा मेथेनोइक अम्ल। ठीक, तो यहां पर लिखा जाएगा, इसका नाम क्या होगा, मेथेनोइक अम्ल। तो जो भी है उस कार्बन की श्रृंखला में यानी कार्बन की संख्या में, कार्बन के नाम में ओइक अम्ल आपको ऐड कर देना है। जैसे अगला एग्जांपल देखिएगा, सेकंड आपका CH3 COOH। अब यहां पर देखिएगा कार्बन कितने हैं, एक और दो, दो कार्बन से क्या हो जाएगा, एथेन। और यहां पर जो ये कार्बन है ये क्रियात्मक समूह का कार्बन है, तो एथेन और प्लस कौन सा समूह लगा है, तो ओइक अम्ल। तो एथेन प्लस ओइक अम्ल तो बन जाएगा एथेनोइक अम्ल। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे एथेनोइक अम्ल। ठीक, ये बन जाएगा। अदर कोई एग्जांपल ले लेते हैं इसके अलावा, जैसे CH3 CH2 CH2 COOH। यहां पर देखिएगा इसमें कितने कार्बन है, तो 1 2 3 4, चार कार्बन है, ये कार्बन है। तो अब यहाँ चार कार्बन से क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। और कौन सा क्रियात्मक समूह है, तो COOH। तो COOH के लिए क्या लगाते हैं, ओइक अम्ल। अभी बताया है अनुलग्न क्या होता है इसका, ओइक अम्ल। तो 1 2 3 4, चार कार्बन से ब्यूटेन, है ना, और समूह लगा हुआ है COOH। तो ब्यूटेन प्लस ओइक अम्ल तो ब्यूटेनोइक अम्ल बन जाएगा। तो इसका नाम जो लिखा जाएगा वो ब्यूटेनोइक अम्ल। इस तरीके से, तो इस तरीके से कोई भी हो उसका नाम बन जाएगा। अब कुछ अदर एग्जांपल लेते हैं, जैसे चौथा ले लिया हमने COOH और COOH। ये देखिए ये एक डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है, अभी पीछे नाम बताया था डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल है ये। ठीक, अब इसका IPSC नाम आपको बताना हो तो यहां पर भी देख लीजिए कितने कार्बन, एक और दो, और दोनों क्रियात्मक समूह के कार्बन है। तो दो से क्या हो जाएगा, इथेन, दो से इथेन होगा, और दोनों आपके ओइक अम्ल हैं। तो इथेन 1,2 डाई ओइक अम्ल, है ना, इथेन 1,2 डाई ओइक अम्ल या इथेन डाई ओइक अम्ल। ठीक, तो दोनों में से दोनों नाम सही है आपके। तो इथेन 1,2 डाई ओइक अम्ल। ठीक, तो इथेन 1,2 डाई ओइक अम्ल इसका IPSC नाम हो जाएगा। अगला एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहां पर ले लिया, तो ये अगला एग्जांपल है। अब इसमें देखिएगा ध्यान से, यहां पर एक क्रियात्मक समूह COOH और यहां पर, यानी ये भी क्या है, डाई का ही एग्जांपल है, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का। अब यहां पर IPSC नाम कैसे लिखेंगे, तो यहां पर आपको नंबरिंग करना पड़ेगा, और नंबरिंग करेंगे तो क्रियात्मक समूह के कार्बन की नंबरिंग सबसे पहले होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्रियात्मक समूह है तो नंबरिंग चाहे जिधर से करिए, ये 2 नंबर पर आएगा, चाहे इधर से जाइए चाहे उधर से। तो यहां से कर लेते 1 2 3, 1 2 3, 3 कार्बन से क्या हो जाएगा, प्रोपेन, है ना। और कहां कहां पर, तो 1 नंबर पर और 3 नंबर पर COOH लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह। तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1,3 डाई ओइक अम्ल। ठीक, तो यहां लिख देंगे कि प्रोपेन 1,3 डाई ओइक अम्ल। ठीक, इस तरीके से, तो प्रोपेन 1,3 डाई ओइक अम्ल, इसका नाम लिख दिया। अगला एग्जांपल ले लेते, जैसे थोड़ा सा कोई कठिन एग्जांपल ले लिया जाए, CH2 है ना। ये देखिए अगला एग्जांपल ले लिया है, थोड़ा सा टफ ले लिया एग्जांपल, ताकि IPSC नाम उतना ज्यादा नहीं आता लेकिन जानकारी आपको होनी चाहिए। तो यहां पर देखिए क्रियात्मक समूह लगा हुआ है COOH और ये कार्बन की श्रृंखला दी गई। तो सबसे पहले नियम ये कहता है कि जहां पर कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है उसके कार्बन की नंबरिंग सबसे पहले होनी चाहिए। तो देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह यहां पर है, इसके कार्बन की नंबरिंग जरूर होनी चाहिए। चलिए करते हैं, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, एक कार्बन नंबरिंग से छूट गया, एक समूह देखिए। तो
तो जो समूह छूट जाता है नंबरिंग से वही बनता है प्रतिस्थापक। और जब आईपीएससी नाम लिखते हैं तो सबसे पहले प्रतिस्थापक का नाम उसकी स्थिति के साथ, वो किस कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, ये ध्यान रखना है। तो चलिए ये बन जाएगा, क्या आपका बन जाएगा, इसको बन जाएगा ये प्रतिस्थापक। इसको क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं प्रतिस्थापक हिंदी में। तो ये प्रतिस्थापक बन जाएगा। और आईपीएससी नाम लिखते समय सबसे पहले प्रतिस्थापक का नाम उसकी स्थिति के साथ। तो प्रतिस्थापक कहां जुड़ा हुआ है, तीसरे कार्बन से, 3rd नंबर कार्बन से है। तो क्या है, CH3। CH3 को क्या कहते हैं, मेथिल। तो 3 मेथिल, ये बन जाएगा 3 मेथिल हो गया। सबसे पहले प्रतिस्थापक का नाम, उसके बाद कार्बन श्रृंखला। कितने कार्बन गिने हैं, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन से ब्यूटेन। और समूह कौन सा है, ओइक अम्ल। तो ब्यूटेन प्लस ओइक अम्ल, तो ब्यूटेनोइक अम्ल। ठीक है, 3 मेथिल और लिख देंगे ब्यूटेनोइक अम्ल, है ना। इस प्रकार से किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण जो है आईपीएससी इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो यहां पर ये मैंने कुछ जनरलाइज एग्जांपल मैंने आपको बता दिया है आईपीएससी नामकरण के, है ना। इतने नामकरण आपको थोड़ा बहुत पता होनी चाहिए, इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद आगे की वो डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए डिस्कशन कर लेते हैं आइसोमेरिज्म इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, यानी कार्बोक्सिलिक अम्लों में समावयवता। तो आइसोमेरिज्म मैंने आपको पढ़ाया था, एल्डिहाइड कीटोन में भी समावयवता के विषय में बताया था। ज्यादा जानकारी नहीं, केवल 2 प्रकार की समावयवता यहाँ भी देखने को मिलती है। एक चेन आइसोमेरिज्म, श्रृंखला समावयवता होती है। दूसरी होगी आपकी क्रियात्मक समूह समावयवता, यानी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो देखिएगा, नंबर फर्स्ट है आपकी श्रृंखला समावयवता, है ना, श्रृंखला समावयवता, है ना। श्रृंखला समावयवता, चेन आइसोमेरिज्म। तो कोई एक अणुसूत्र लेकर के उसकी अलग अलग क्या है, श्रृंखलाएं बन जाती हैं। और श्रृंखलाएं जब अलग अलग बन जाती हैं, चेन जब अलग अलग होगी तो उनके नाम भी क्या होंगे, अलग अलग। तो जैसे देखिएगा, जैसे C4H9 और COOH, ये कोई फार्मूला ले लिया, 4 कार्बन 9 4 5 कार्बन है और यहाँ पर 10 हाइड्रोजन है और आपके 2 ऑक्सीजन। इनसे आपको श्रृंखला समावयवी बनाना है। तो चलिए अरेंज करके बनाते हैं। तो CH3 CH2 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 COOH, ये देखिए। तो पहली श्रृंखला क्या है, पहली श्रृंखला इसमें बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, सीधी श्रृंखला। इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5 पेंटेनोइक अम्ल। तो इसका नाम लिखा जाएगा पेंटेनोइक अम्ल। तो पहली श्रृंखला ये बन गई। सेकंड क्या है, इसमें कोई एक ब्रांच कर दी जाए, एक कोई चेन कर दी जाए इसके अंदर। तो चेन का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहां CH2 अब यहां पर देखिएगा 1 2 3 4 1 5, वही 5 कार्बन है। अलग श्रृंखला अरेंज हो गई। दूसरे कार्बन पर क्या है, एक मिथिल समूह आ गया, है ना। तो यहाँ पर मिथिल समूह लग गया, इसका नाम क्या हो जाएगा, चेन। यानी ये भी क्या है, श्रृंखला समावयवी है। अगर नाम लिखेंगे तो 1 2 3 4। अभी पीछे बताया था नाम लिखना। 2 नंबर पर क्या है, प्रतिस्थापक CH3, नंबरिंग की छूट गया, प्रतिस्थापक बनेगा, इसी का नाम पहले आएगा। तो इसका नाम क्या होगा, 2 मेथिल 4 कार्बन, तो ब्यूटेनोइक अम्ल, 2 मेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल, ये हो गया। इसके अलावा और क्या अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो और अरेंजमेंट देखिएगा, जैसे यहां पर कर दे CH3 CH और यहां CH3 और इस जगह पर CH3 और यहां पर COOH। एक अरेंजमेंट ये किया जा सकता है, 1 2 3 4 5, वही 5 कार्बन 2 ऑक्सीजन और वही आपके 10 हाइड्रोजन। तो इसका नाम अगर लिखेंगे तो यहाँ पर 1 और ये 2, चाहे जिधर चले जाइए 2 छूट जाएंगे और ये 3। तो ये छूट गया और ये छूट गया, ये दोनों क्या बनेंगे, प्रतिस्थापक।
और दोनों 2 नंबर से लगे तो 2,2 डाई मिथिल, इसका नाम क्या होगा? तो यहां लिखेंगे 2,2 डाई मेथिल। कितने कार्बन गिने हैं? तो 3 प्रोपेन। ठीक, तो ये आपके 3 श्रृंखला समावयवी बन जाते हैं। कौन से अणु सूत्र है आपका? C4H9COOH। इसमें किसी में भी आप गिन सकते हैं। कार्बन कितने होंगे? 5, हाइड्रोजन कितने होंगे? 10, ऑक्सीजन कितने होंगे? 9। ठीक, तो अलग अलग श्रृंखलाएं बन जाती हैं, और अलग अलग श्रृंखलाएं बन जाएंगी तो उनके नाम भी अलग अलग हो जाएंगे। तो ये पहली हो जाती है श्रृंखला समावयवता। सेकंड आपकी इसमें जो होती है वो क्रियात्मक समूह समावयवता। जैसे देखिएगा सेकंड, तो क्रियात्मक समूह समावयवता में कोई भी एक आपका एग्जांपल लेते, जैसे ले लिया एसिटिक एसिड CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल है। अब इसमें आपको क्रियात्मक समूह अलग अलग बना देना है। तो जैसे देखिएगा इसमें हम बना सकते हैं, जैसे आपका हो गया CH2OH और CHO, इसको कहते हैं ग्लाइकल एल्डिहाइड। देखिए यहाँ पर एल्डिहाइड समूह CHO बन गया, तो इसको क्या कहते हैं? ग्लाइकल एल्डिहाइड। ग्लाइकल एल्डिहाइड। इसके अलावा और क्या बना सकते हैं? तो देखिएगा HCOO, ये देखिए ये भी बन गया। तो इसका नाम क्या होगा? मेथिल फार्मेट। मेथिल और ये फार्मिक अम्ल समूह, तो मेथिल फार्मेट, इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिल फार्मेट। ठीक, तो इस अणु सूत्र से मैंने 2 आपको क्या किया कि क्रियात्मक समूह समावयवी बना करके दिखा दिया है। तो ये होती है आपकी श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता में अलग अलग श्रृंखलाएं बन जाएं। क्रियात्मक समूह समावयवता में एक ही फार्मूले से अलग अलग प्रकार के यौगिक बन जाएं। जैसे यहाँ पर एल्डिहाइड समूह बन गया, और यहाँ पर एक प्रकार का कैसा है? एस्टर समूह है ना, मेथिल फार्मेट बन गया, और आपका ये बन गया। आप देखेंगे तो अणुसूत्र कार्बन 2 है, 3 और 1 4 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन 2 कार्बन और 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन सभी में देखने को मिलेंगे। ठीक, तो ये हो जाता है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल की परिभाषा, उसका वर्गीकरण, उसका आईपीएसी नामकरण और उसमें समावयवता। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आया हुआ होगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।